नमस्कार, मैं कल्याण सिंह चंदेल अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम पार्ट फर्स्ट। इन दिस लेक्चर वी विल कंप्लीट दिस होल चैप्टर एंड इन सेकेंड पार्ट वी विल डिस्कस ओनली NCERT solution. Let's begin. तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, कौन कौन से टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन, यानी हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की कि व्हाट इज कोल, व्हाट इज पेट्रोलियम, एवरीथिंग। एंड देन विल डिस्कस अबाउट इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल एनर्जी, दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एंड सेकेंड इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोल। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसके अलावा हम टॉपिक्स कौन से कवर करेंगे? स्टोरी ऑफ कोल, कोयले की कहानी पढ़ेंगे हम। यूज़ ऑफ कोल, कोयले का यूज़ कहाँ करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट्स फ्रॉम कोल, कोल से कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे, जैसे कोक, कोल टार, कोल गैस। इसके बाद हम बात करेंगे पेट्रोलियम की, फिर बात करेंगे हम पेट्रोलियम एंड इट्स यूजेस, देन क्रैकिंग एंड नेचुरल गैस। तो ये सभी टॉपिक्स इसमें हम वन बाय वन कवर करते हैं। तो आइए देखते हैं इनको सबको डिटेल्स में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, यानी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम बात करते हैं कोल्स की, पेट्रोलियम की, एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी के टू टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो उसमें फर्स्ट आपका आता है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि वे नेचुरल रिसोर्सेज जिनकी जो मात्रा है, जो कैपेसिटी है, वो अनलिमिटेड है, पर्याप्त मात्रा में अपने पास उपलब्ध होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, यानी जो कभी भी समाप्त होने वाले नहीं हैं, जिनको हम कंटिन्यूअस यूज़ कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लाइक सनलाइट। सनलाइट क्या होता है? कितनी भी मात्रा में आप यूज़ करें वो कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है, कंटिन्यूअस हमें मिलती रहती है, इसलिए उसे हम बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके बाद हम सेकंड बात हम करेंगे, सेकंड है आपका एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल का मतलब होता है जो समाप्त होने वाली चीज़ें होती हैं, जिसकी एक सीमित मात्रा होती है, जो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगी, उन्हें हम बोलते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत हम पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब ये होता है कि जो एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा पुनः प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है, या फिर कह सकते हैं बहुत मुश्किल है, या फिर उसको हम साधारण भाषा में ये कह सकते हैं कि जितना हम खर्च करते हैं उतना उत्पादन नहीं होता है, उन्हें हम बोलते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, और उसी को हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम की एक लिमिटेड मात्रा है अपने पास, वो अगर धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी, क्या होना ही है, तो जब वो समाप्त हो जाएगी तो उसको पुनः बना पाना पॉसिबल नहीं है, इसे हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आगे हम देखते हैं, अब हम बात करेंगे इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ध्यान से देखना यहाँ पर कि दे आर रिन्यूएबल, ये रिन्यूएबल होते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब मैंने बता दिया है कि जो आसानी से रिन्यू हो सकते हैं, आसानी से कंटिन्यूअस मिल सकते हैं, आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दैट आर रिप्लेन्स मतलब होता है दोबारा बना सकते हैं एट द रेट फास्टर देन दैट विच दे आर कंज्यूम्ड। यानी जो आपके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, उसका मतलब ये होता है कि जिस रेट से हम कंज्यूम कर रहे हैं एनर्जी को, उससे ज़्यादा तेज़ी से हम उसको बना सकते हैं। ध्यान से सुनना, जिस तेज़ी से, जिस रेट से हम एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तेज़ी से हम उनको रिन्यू कर सकते हैं, रिप्लेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे सनलाइट है, तो सनलाइट को जितनी तेज़ी से हम कंज्यूम करेंगे, उससे ज़्यादा तेज़ी से तो सनलाइट हमें मिलती रहती है ना, इसलिए हम इसे बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके बाद आता है These resources are
प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, यानी ये जो रिसोर्सेज होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये क्या होते हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, इन नेचर एंड और नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा इनको समाप्त नहीं किया जा सकता है। इनकी क्वांटिटी अनलिमिटेड होती है और इनका जो उत्पादन है वो कंज्यूम से कहीं ज़्यादा होता है, और इसीलिए हम इनको बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, या इसी को हम कहते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर? ओके। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें कि इसके अंदर एग्जाम्पल्स कौन कौन से आएंगे, तो इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे। सबसे पहला आपका आता है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी मतलब ये होता है कि जो आपके ज्वार भाटा समुद्र में आते हैं, बहुत तेजी से लहरें आती हैं, उससे जो एनर्जी बनाई जाती है उसे हम कहते हैं टाइडल एनर्जी। तो नॉर्मल तौर पे आपको पता है कि जो ज्वार भाटा है वो हमेशा निरंतर आते ही रहेंगे, समुद्र समाप्त होने वाले नहीं हैं। तो जब ज्वार भाटा कंटिन्यूस आने वाले हैं, कंटिन्यूस आते ही रहेंगे, तो उससे बनाने वाली जो एनर्जी है वो हमेशा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगी। इसी तरह आपकी जो वेव एनर्जी होती है, तरंग ऊर्जा, वो भी ऐसी होती है। ओशियन थर्मल एनर्जी, यानी जो समुद्रों में जो तापीय ऊर्जा होती है, जो वहाँ के समुद्र के टेम्परेचर से जो एनर्जी बनाई जाती है, वो भी कंटिन्यूस हमेशा रहने वाली है। इसके बाद हम बात करेंगे सोलर एनर्जी की, तो आपको पता है सोलर एनर्जी भी ऐसी होती है। सोलर कुकर जो होते हैं, या फिर हम सोलर वाटर हीटर की बात करें, तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आपके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, विच एफिशिएंस फॉर स्मॉल स्केल इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, जो कि कह सकते हैं कि छोटी मात्रा में, कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। चाहे वो हम सोलर एनर्जी की बात करें, सोलर कुकर की बात करें, सोलर पैनल की बात करें, सोलर वाटर हीटर की बात करें, सोलर कुकर की बात करें, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी कम मात्रा में कह सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सबसे उत्तम, सबसे अच्छे उत्पाद हो सकते हैं। अगला हम बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी। तो जो जियोथर्मल एनर्जी होती है, इसका मतलब ये होता है कि जो हीट एनर्जी जो पृथ्वी के अंदर होती है। आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर खुदाई करते, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। आपको पता है कि जिस समय पृथ्वी बनी थी, उस समय पृथ्वी भी आग का गोला था, जिस तरह से सूर्य था। भविष्य में धीरे धीरे जैसे जैसे बारिश होती गई, तो बारिश के पानी से उसकी जो आउटर लेयर है, जहाँ पर हम सभी रहते हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे या सभी लोग रहते हैं, वो आउटर लेयर अभी ठंडी हुई है, लेकिन उसकी जो इनर लेयर है, आज भी वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जी हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी जो है वो भी आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो भी कंटिन्यूस हमें मिलती रहेगी। ठीक है, ये क्या होती है, हीट एनर्जी इनसाइड द अर्थ। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर एनर्जी। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो भी आपकी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। ये नॉट डिपेंडेंट ऑन सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी पर डिपेंड नहीं होती है, एंड नेवर एंडिंग सोर्स, और कभी समाप्त नहीं होती है। वेरी एफिशिएंट सोर्स, मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और ये जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उसके इको फ्रेंडली होता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल सन है। सन जो होता है वो न्यूक्लियर एनर्जी पे ही काम करता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की। तो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये क्या होते हैं कि दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, मतलब इनकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड होती है, और इसका जो उत्पादन है वो कंज्यूम से कहीं कम होता है। यानी जितनी तेज़ी से हम खर्च करते हैं एनर्जी को, उससे कम इसका उत्पादन होता है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। इसको हम दोबारा बना नहीं सकते हैं। दोज दैट आर कंज्यूम्ड एट द रेट फास्टर देन दैट विच दे आर रिप्लेस्ड, मतलब ये इतनी ज़्यादा तेज़ी से कंज्यूम होती हैं, जितनी तेज़ी से कि हम इसे बना नहीं सकते हैं, और इसीलिए क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टेबल नेचुरल एनर्जी। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, यानी जो ये रिसोर्सेज हैं, जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनकी जो क्वांटिटी है नेचर में लिमिटेड है, विच कैन बी एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिसे हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू ख़त्म कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर? ओके। अब हम देखते हैं इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। तो इनमें सबसे अच्छा एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स है फॉरेस्ट। अगर हम जंगल की बात करें, जितने भी जंगल्स हैं वहाँ से भी हमें एनर्जी मिलती है। तो जंगल्स की एक लिमिटेड मात्रा है, अगर आज हम पेड़ काट देंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे। और आप देख ही रहे हैं कि शुरुआती समय में बहुत ज़्यादा पेड़ हुआ करते थे, लेकिन आज हमारे पास पेड़ों की अवेलेबलता कम हो रही है, मतलब नष्ट हो रहे हैं। पेड़ काटना आसान है, लेकिन पेड़ को लगाना, उगाना बहुत मुश्किल है। जितनी स्पीड से हम पेड़ को काट सकते हैं, उतनी स्पीड से हम उसे उगा नहीं सकते हैं, और इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टेबल एनर्जी।
आगे वाइल्ड लाइफ, जीव जंतु जो होते हैं, वन्य जीव होते हैं, उनकी भी यही दशा होती है। मिनरल्स, जो पृथ्वी के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, कोयला पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है, या जो नेचुरल गैसेज होती हैं, ये सभी क्या होती हैं, ये सभी की मात्रा क्वांटिटी फिक्स होती है और धीरे धीरे ये समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब होता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म मतलब होता है जीवों के द्वारा जो बनता है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या नेचुरल गैसें कैसे बनती हैं, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका एडवांटेज ऑफ यूजिंग फॉसिल फॉयल्स, यानी जो फॉसिल फॉयल्स होते हैं, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, उनको यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं, क्या उनको यूज़ करना ज़रूरी है, क्या उसके फ़ायदे हैं क्या? तो बिल्कुल फ़ायदे हैं। अगर आज की डेट में हम बात करें, हमारे पास इलेक्ट्रिक बाइक भी है और पेट्रोल बाइक भी है, लेकिन हम पेट्रोल बाइक प्रेफर करते हैं जिसमें हमें पेट्रोल डलवाना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक बाइक है, जहाँ पर पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी हम पेट्रोल बाइक का यूज़ करते हैं। क्यों? उसका रीज़न यही है, सबसे पहला है कि इसी अवेलेबिलिटी, यानी आसानी से उपलब्ध होता है। पेट्रोल पंप जाओ, भरवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी आपको पर्याप्त मात्रा में हर जगह नहीं मिल पाए। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, जनरेट हीट दैट इज इजली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, और ये हीट जो जनरेट करती है उससे बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। और यही दो आपके फायदे हैं किसके, फॉसिल फ्यूल्स के। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस वे आर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हेंस दे आर नोन एज फॉसिल फॉयल। यानी जो आपके कोल है, कोल अपने पास कोयला है, पेट्रोलियम है एंड नेचुरल गैसेस, और नेचुरल गैसेस हैं वे आर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो फिर आपके जीव जंतु हों, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे आपके जलीय जीव जंतु हैं, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। और इनके जो डेड सेल्स होते हैं, मरने के बाद इनको अगर हम दबा दें कहीं पर भी, तो इनसे आपके कोयला भी बनता है, पेट्रोलियम भी बनता है, और जो नेचुरल गैसेस होती हैं वो भी बनती हैं। और इसीलिए इनको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स, यानी जीवाश्म ईंधन, क्योंकि ये जीवों के द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है रिसोर्सेज सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर लिमिटेड, यानी जो आपके कोल और पेट्रोलियम के जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड हैं, उनकी क्वांटिटी बिल्कुल फिक्स है। बर्निंग ऑफ सच फ्यूल्स इज मेजर केसेस ऑफ एयर पॉल्यूशन, और इस तरह के ईंधन को जलाना मतलब पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाना होता है, एयर पॉल्यूशन को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण होता है इस तरह के फ्यूल्स को जलाने में। ठीक है। अगली लाइन कहती है कि देयरफॉर दीज फ्यूल्स शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन नेसेसरी, और इसीलिए इन जो फ्यूल्स हैं, इन फ्यूल्स का यूज़ हम तभी करें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल्स है, पेट्रोल की गाड़ी हमें चलाना है, ये हमारी मजबूरी है, पर ज़रूरी नहीं है कि अगर सब्जी मार्केट 10 कदम में है तो भी हम पेट्रोल की बाइक लेके जाएं, हम पैदल भी जा सकते हैं। इस तरह से हम उसको आसानी से ठीक है। आगे हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज गैसेस, यानी ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, उनको जलाने से क्या होता है कि रिलीज गैसेस, ये बहुत सारी गैसेस रिलीज करती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड विच केस ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करती है। ठीक है। तो नॉर्मल तौर पे फॉसिल फ्यूल्स जब जलाते हैं, जलाने के बाद उसमें कई सारी गैसेस निकलती हैं, उन गैसेस में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऐसी कई सारी गैसेज होती हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करती हैं। इसमें अगर हम बात करें कोयले की बात अगर हम करें, तो कोयला नॉर्मल तौर पे पढ़ने या पढ़ाने समझाने वाली बात नहीं है, आप सभी ने कोयला ऑलरेडी देखा है। तो नॉर्मल तौर पे जो घरों में कोयला देखा जाता है, जो मार्केट से बाहर से कोयला परचेज किया जाता है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। यानी जब लकड़ी को हम जला देते हैं तो कोयला बनता है वो अलग होता है, बाकी जो बाहर से कोयला बनता है वो अलग बनता है। तो उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में कैसे करेंगे। तो कोयला होता क्या है, इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल, ये एक फॉसिल फ्यूल्स होता है, विच इज़ हार्ड, जो हार्ड होता है, सॉलिड होता है, एंड ब्लैक इन कलर, और ब्लैक कलर का होता है। चित्र आपके सामने दिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसा आपका कोयला होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टोरी ऑफ कोल, कोल की स्टोरी के बारे में जानेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस की वजह से द डेंस फॉरेस्ट, जो घने जंगल होते हैं, गॉट बरीड अंडर द सॉइल, जो सॉइल होती है उसके अंदर दब गए।
यानी नेचुरल प्रोसेस, कई सारे प्रोसेस हो सकते हैं, उसमें भूकंप हो सकता है ना। तो भूकंप की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से क्या होता है, जो घने जंगल होते हैं वो मिट्टी के अंदर दब जाते हैं। ठीक है, दबने के बाद क्या होता है, फिर वह अंडर हाई टेम्परेचर, दबने के बाद जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर से क्या होते हैं, डेड प्लांट्स, जो डेड प्लांट्स होते हैं भाई, जितने भी प्लांट्स होते हैं दब जाते हैं तो डेड हो जाते हैं। तो डेड प्लांट्स गॉट स्लेवली कन्वर्टेड टू कोल, धीरे धीरे कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंपल सी भाषा में बात करूंगा, सिंपल सी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जितने भी घने जंगल होते हैं वो किसी भी कारण से नेचुरल प्रोसेस से मिट्टी के अंदर दब जाते हैं। वहाँ पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर में जितने भी डेड प्लांट्स होते हैं वो धीरे धीरे किसमें, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज प्रोसेस। The slow process the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization। यानी ये जो प्लांट्स होते हैं इनका स्लोली प्रोसेस में धीरे धीरे जो है किसमें, डेड वेजिटेशन का कोयले के रूप में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, कार्बोनाइजेशन। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज कार्बोनाइजेशन, तो यू कैन से द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ डेड वेजिटेशंस इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ओके, तो ये देखते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे यूज ऑफ कोल की, यानी जो कोयला होता है, जो कोल होता है, उसका यूज कहाँ होता है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल, इसे हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं, टू कुक फूड, खाना बनाने के लिए। अर्लियर, लेकिन बहुत पहले इट वॉज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स, इसका यूज कहाँ होता था, रेलवे इंजन्स में होता था, टू प्रोड्यूस स्टीम बनाने में। आपने सुना होगा पुराने समय में स्टीम के इंजन्स चला करते थे, कोयले से इंजन चला करते थे, तो उस समय कोयले का यूज़ किया जाता था जिससे स्टीम जनरेट होती थी और स्टीम से आपकी रेलगाड़ी चलती थी। तो कोयले का यूज़ वहाँ होता था। इट इज़ यूज्ड इन थर्मल पावर, और इसका यूज़ कहाँ होता है, थर्मल पावर स्टेशंस, जो थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहाँ पर भी कोयले का यूज़ होता है। इसके अलावा कोयले से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, कोक बनता है, कोल टार बनता है, एंड कोल गैसेज जो होती हैं ये सभी प्रोडक्ट्स बनते हैं किससे, कोयले से। ठीक है, तो आइए देखते हैं कोल टार एंड कोल गैस क्या होती हैं। ये प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, यानी कोल के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला आता है आपका कोक भी आपका कोयले से बना हुआ एक प्रोडक्ट होता है। इट इज़ टफ, ये बहुत टफ होता है, पोरस होता है, पोरस मतलब बहुत सारे इसमें छिद्र होते हैं, होल होते हैं, एंड ब्लैक सब्सटेंस, और ब्लैक कलर का होता है। इट इज़ प्योर फ्रॉम कार्बन, और ये क्या होता है, इट इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन का प्योर फॉर्म होता है, शुद्ध होता है। एंड इट इज़ यूज्ड द एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टील, और इसका यूज़ कहाँ होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टील एंड मेनी अदर मेटल्स, स्टील और इसके अलावा भी कई सारे मेटल्स हैं जिनके एक्सट्रैक्शन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी कहाँ पाए जाते हैं, वो खनिज के रूप में मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं। अब वहाँ से इनको शुद्ध मात्रा में निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन में हम किसका यूज करते हैं, कोल का। अंडरस्टैंड, ओके। अब हम देखते हैं कोल टार। कोल टार क्या होता है, एक्चुअली इट इज ब्लैक, ये भी ब्लैक कलर में होता है। थिक लिक्विड मतलब होता है कंसंट्रेटेड लिक्विड। विथ अनप्लेजेंट स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल मतलब होता है जो बहुत बदबूदार कह सकते हैं, बहुत ख़राब स्मेल वाली जो होती है। तो कोल टार पहली क्या चीज़ें होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो ब्लैक कलर में होता है, थिक लिक्विड होता है, यानी कंसनट्रेटेड लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसकी जो स्मेल होती है वो अनप्लेजेंट होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेज, और ये लगभग 200 सब्सटेंसेज का मिक्सचर होता है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल से प्राप्त होने वाले जो प्रोडक्ट हैं जिसे हम बोलते हैं कोल टार, आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर डाई करने में, कलर के रूप में यूज़ करते हैं, ड्रग दवाइयों के रूप में यूज़ करते हैं, पेंट्स बनाने में यूज़ करते हैं, और परफ्यूम्स बनाने में भी हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोल टार का यूज़ और उसकी प्रॉपर्टीज़। नीचे आपका कोल टार का एक छोटा सा एक चित्र हमने आपको दिखा दिया है, कुछ इस तरह का आपका होता है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोल गैस की, कि कोल गैस एक्चुअली क्या होता है। तो कोल गैस क्या होता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल। ये क्या होता है, ये प्राप्त किया जाता है कब, जब कोल का प्रोसेसिंग होता है कोक, यानी कोयले से जब कोक बनाया जाता है।
ठीक है। तो कोयले से कोक बनाने का जो प्रोसेस होता है उस दरमियान कोल गैस निकलती है, रिलीज होती है या फिर प्राप्त की जाती है। एंड इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। यानी इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं? तो इसका यूज़ हम करते हैं इंडस्ट्रीज़ में जो कि कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के नियर यानी आसपास स्थित होती हैं। ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड फ्यूल, ईंधन के रूप में यूज़ होता है। कहाँ पर? मेनी इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी फैक्ट्रीज में यूज़ होता है। कौन सी फैक्ट्रीज में? नियर सिचुएटेड कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स, जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के पास स्थिति होती हैं। क्योंकि नॉर्मल तौर पे कोल गैस होती है, तो कोल गैस को बाहर ले जाना, कलेक्ट करना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन जो उसके आसपास जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पाइप के थ्रू ले जाया जा सकती है, जहाँ पर हम इसको फ्यूल के रूप में यूज़ कर लेते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम की बात करें तो सभी ने पेट्रोल देखा है, लेकिन जब हम पेट्रोलियम की बात करते हैं दैट इज डिफरेंट फ्रॉम पेट्रोल्स। एक्चुअली होता क्या है कि पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सी। यानी समुद्र में, जो आपका समुद्र होता है, जो आपका सी होता है, उसके अंदर बहुत सारे जीव होते हैं, चाहे वो प्लांट्स के रूप में हो, मछलियों के रूप में या और भी जीव जंतु के रूप में हो, तो उनसे क्या बनता है? आपका पेट्रोलियम बनता है। पेट्रोलियम में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पेट्रोल आता है, उसमें डीजल उसमें आता है, कैरोसिन्स आते हैं, पैराफिन्स आते हैं, वैक्स आती है, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स आते हैं, एंड पेट्रोलियम गैस भी उसी के अंतर्गत आती है। आर प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, ये सभी पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं। तो जब हम पेट्रोल की बात करें तो ओनली यू कैन से पेट्रोल, बट जब हम पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम का मतलब होता है पेट्रोल से बनने वाली वो सभी चीज़ें, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, कैरोसिन ऑयल हो, पैराफिन्स हो, वैक्स हो, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हो या पेट्रोलियम गैस हो, ये सभी क्या है? पेट्रोलियम। क्लियर? The process of separating various constituents of petroleum is known as refining। यानी जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम से जितने भी कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं, जैसे हमने पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, वैक्स, सारी चीज़ें हैं ना, तो इनको सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज नोन एज रिफाइनिंग। इसी को हम क्या कहते हैं? रिफाइनिंग। आपने सुना होगा पेट्रोलियम का रिफाइनिंग है, तो पेट्रोलियम का रिफाइनिंग मतलब वहाँ पर पेट्रोलियम के जो कंपोनेंट्स होते हैं या पेट्रोलियम के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं, रिफाइन किए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज डन इन फ्रैक्शनिंग कॉलम। यानी जो आपका रिफाइनिंग होता है पेट्रोलियम का, वो कैसे होता है? तो वो होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के थ्रू। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होता है? जब आप 9th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर आपको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होता है, फ्रैक्शनेटर प्रोसेस क्या होता है, वो आपको वहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर इतना जान लो कि ये एक ऐसा कॉलम होता है जो विद द हीटिंग, जब हम हीट करते हैं कोई भी सब्सटेंस को, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो जल्दी से हीट हो जाता है और वो ऊपर की ओर चढ़ जाता है, बाकी जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो नीचे की ओर रह जाता है, और फिर हम दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसका, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज डन इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। कंपोनेंट्स विच हायर बॉइलिंग पॉइंट्स आर कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। यानी जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जो आसानी से बॉयल नहीं होते हैं, जिनको बॉयल करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के बॉटम में रह जाते हैं। एंड कंपोनेंट्स विच लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स, और जिनका लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स होता है और कलेक्टेड एट द टॉप ऑफ द कॉलम, वो कॉलम के टॉप में कलेक्ट किए जाते हैं। तो इस तरह से हम दोनों को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात जानेंगे पेट्रोलियम एंड इट्स यूजेस। यानी जितने भी पेट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल के यूजेस, हम पेट्रोलियम के यूजेस की बात कर रहे हैं कि जितने भी पेट्रोलियम्स होते हैं उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो ये एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम गैस क्या होता है कि पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड इज LPG। नॉर्मल तौर पे जो पेट्रोलियम होता है, जिसे हम पेट्रोलियम गैस कहते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में किस रूप में होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG जो घर में हम किचन में यूज़ करते हैं, तो इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। LPG का यूज़ कहाँ होता है? एक इंडस्ट्री में यूज होता है, दूसरा घरों में यूज़ होता है। इसके बाद पेट्रोल की यूज़ की बात की जाए, आप सबको पता है मोटर फ्यूल्स, यानी मोटर में, गाड़ियों में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम एविएशन फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम सॉल्वेंट के लिए इसमें यूज़ करते हैं, और ड्राई क्लीनिंग में भी हम इसका यूज़ करते हैं। किसका? पेट्रोल का। नेक्स्ट है आपका पैराफिन वैक्स। जो पैराफिन वैक्स होती है उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो पैराफिन वैक्स का यूज़ हम करते हैं कैंडल बनाने में, मोमबत्ती बनाने में, वैसलीन बनाने में, या फिर ऑर्नामेंट्स बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं डीजल्स की, कि डीजल का यूजेस कहाँ कहाँ पर होता है। तो डीजल का यूज़ हम करते हैं फ्यूल फॉर हैवी मोटर्स, जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं वहाँ पर हम डीजल का यूज़ करते हैं, और साथ साथ एनर्जी जो जनरेटर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वहाँ पर भी हम डीजल का यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कैरोसिन की, कैरोसिन का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो कैरोसिन का हम यूज़ करते हैं फ्यूल्स फॉर स्टोव, स्टोव के रूप में हम यूज़ करते हैं, और लैंप के रूप में यूज़ करते हैं। आज की डेट में तो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, लेकिन पुराने समय में लैंप और स्टोव बहुत ज़्यादा मात्रा में चलते थे, जहाँ पर कैरोसिन ऑयल का हम यूज़ करते थे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग मतलब होता है चिकनाईपन वाले जो पदार्थ होते हैं, जो चिकनाहट के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल। और इसका काम किस लिए होता है, लुब्रिकेटिंग के लिए किया जाता है, लाइक ग्रीसिंग है, ये ऑयल्स हैं, ये सभी क्या है, लुब्रिकेंट्स ऑयल। इसके बाद अगला हमारा है बिट्समैन। बिट्समैन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो इसका हम यूज़ करते हैं पेंट्स बनाने में करते हैं, और जो रोड सर्फिंग जो आपका क्या कह सकते हैं, जो आपके रोड में डामर लगती है, उसी को हम बोलते हैं बिट्समैन। तो रोड में यूज़ करते हैं, और साथ में पेंट बनाने में भी हम इसका यूज़ करते हैं। क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्लीट कंबंशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी जितने भी पेट्रोलियम्स होते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, कैरोसिन ऑयल हो, वैक्स हो, ये सभी क्या हैं, ये सभी हाइड्रोकार्बन्स हैं। और हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है वे जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों अवेलेबल होते हैं। तो जब हम बात करते हैं कंप्लीट कंबंशन की, कंप्लीट कंबंशन, तो कंप्लीट कंबंशन मतलब होता है जब पूरा दहन हो जाता है, पूर्ण दहन, पूरा जल जाता है, उसे हम बोलते हैं कंप्लीट कंबंशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो जब हाइड्रोकार्बन पूरा जल जाता है, कुछ भी शेष नहीं बचता है, तो उससे कौन सी गैस बनती है, तो उससे गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो जब पूर्ण दहन होता है यानी कंप्लीट कंबंशन होता है हाइड्रोकार्बन्स का, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनती है, वाइल इनकम्प्लीट कंबंशन। लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबंशन होता है यानी जलाने के बाद कुछ यदि बच भी जाता है, तो उसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबंशन। और यदि हाइड्रोकार्बन का इनकम्प्लीट कंबंशन होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर फॉर्म होती है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर दो बातें हैं, यदि कंप्लीट कंबंशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर फॉर्म होगा, और यदि इनकम्प्लीट कंबंशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वाटर फॉर्म होगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज कार्बन मोनोऑक्साइड आज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन इन आवर इन्वायरमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दोनों गैसों का क्या होता है, जो हमारा पॉल्यूशन होता है इन्वायरमेंट में, पर्यावरण प्रदूषण होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द टेस्ट used to determine the amount of carbon monoxide in vehicles exhaust gas is known as emission test। यानी किसी भी व्हीकल्स में, किसी भी मोटर व्हीकल्स में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की कितनी मात्रा निकल रही है, उसको डिटरमाइन करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है, उसे हम कहते हैं एमिशन टेस्ट। तो ये भी आपका एक अच्छा सवाल पूछा जाता है, एमिशन टेस्ट किसे कहते हैं। तो यू कैन से द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन व्हीकल एग्जॉस्ट गैस इज नोन एज एमिशन टेस्ट। क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस एनालाइजर इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एग्जॉस्ट गैसेस। यानी जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं, वहाँ पर एक गैस एनालाइजर हम यूज़ करते हैं, जो कि डिटेक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। ठीक है, और ये कहाँ यूज़ होता है, पेट्रोलियम इज नेचुरल रिसोर्सेज, जो आपके पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक चित्र मैंने आपको बता दिया है कि रिफाइनरीज कैसे होती है, तो कुछ इस तरह से होती है, और ये आपका जो होता है, इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ओके, अब हम बात करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम टेक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर। यानी जो पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर, कि जो पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है वो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन में नहीं होता है, बल्कि इसको बनाने में पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों साल लग जाते हैं, लाखों साल। आज भूकंप आया है, आज पेड़ पौधे मिट्टी के अंदर दबे हुए हैं, लाखों साल बाद पेट्रोलियम बनेगा। सोचो, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। पेट्रोलियम पेट्रोलियम रिजर्व और लिमिटेड्स, दे आर फाउंड ओनली इन अ फ्यू प्लेस ऑन द अर्थ। यानी पेट्रोलियम को रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि ये लिमिटेड है, बिकॉज ये केवल पृथ्वी पर कहीं कहीं यानी कुछ जगहों पर ही पाया जाता है। इंडिया में हर जगह पाया जाता है क्या, नहीं पाया जाता है, ये कुछ कंट्रीज़ में ही इसकी मात्रा अवेलेबल होती है, इसलिए हमें इसे करना चाहिए, रिजर्व करना चाहिए। द ओवर इंक्रीजिंग पॉल्यूशन
द ओवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज़ फर्दर इंक्रीज द डिमांड ऑफ पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट। यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो पेट्रोलियम है या उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मांग भी, उनकी डिमांड भी बढ़ी है। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जिसे हम बोलते हैं PCRA, एडवाइस पीपल्स को एडवाइस करती है, सलाह देती है ऑन द वेरियस मेथड, विभिन्न तरीकों से, दैट कैन बी एडॉप्टेड टू कंजर्व पेट्रोल या डीजल। यानी जो आपका PCRA है वो क्या करती है, वो सभी को सलाह देती है कि किन मेथड्स को यूज़ करने के बाद हम पेट्रोल या डीजल के कंजर्व को अडॉप्ट कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रैकिंग की। तो क्रैकिंग क्या होती है कि हीटिंग हायर एल्केन्स, जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स मतलब हाइड्रोकार्बन्स, तो हीटिंग हायर एल्केन्स टू सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लोअर हाइड्रोकार्बन्स इज नोन एज क्रैकिंग और पॉलीराइलिस। ठीक है, पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है या क्रैकिंग का मतलब ये होता है कि जो आपके हायर एल्केन्स होते हैं, ठीक है, तो हायर एल्केन्स को जब हम गर्म करते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स में, ऑक्सीजन के अब्सेंस में, तो ये किस में, लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हायर एल्केन्स को ऑक्सीजन की अब्सेंस में जब हम हीट करते हैं तो लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रैकिंग या पायरोलिसिस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होता है कि नेचुरल गैस इज फॉर्म फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, यानी जो नेचुरल गैस होती है वो किससे कैसे बनती है, वो बनती है आपके डेड ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जब डेड हो जाते हैं तो इससे क्या बनता है, उससे बनती है नेचुरल गैस, विच डिकम्पोज, जो डिकम्पोज होती है यानी टूटती है इन द अब्सेंस ऑफ एयर, एयर की अब्सेंस में, अंडर कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, बहुत टेम्परेचर और प्रेशर में, हवा की उपस्थिति में डिकम्पोज होती है, टूटती है, जिसमें कई सारे प्रोडक्ट्स आपको प्राप्त होते हैं। एंड इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, और इसको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में हम स्टोर करते हैं एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम बोलते हैं CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट इज़ यूज टू फ्यूल टू व्हीकल्स विकास, और इसका यूज़ हम व्हीकल्स में करते हैं। आपको भी पता होगा कि जो आपके CNG होती है उससे व्हीकल्स आजकल चलाया जाता है, तो व्हीकल्स में इसका यूज़ क्यों होता है, बिकॉज इट इज़ क्लीनर, क्योंकि क्या हो, क्योंकि बिकॉज इट्स क्लीनर फ्यूल्स लेस पॉल्यूटिंग, इसकी जो फ्यूल होता है ये क्लीनर की तरह काम करता है और इससे पॉल्यूशन बहुत कम होता है, जिस वजह से CNG का हम यूज़ कहाँ करते हैं, व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। तो ठीक है, तो ये पेट्रोलियम एंड कोल्स चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट है वो हमने कवर किया पार्ट फर्स्ट में, और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम कवर करेंगे NCERT सोल्यूशन, मतलब NCERT के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड में। इसकी डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन जो है लिंक में है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके उसको देखिए और उस पर नोट्स में नोट्स कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, जय हिंद।